आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओपनिंग ऑफ जापान का तीसरा भाग। प्रथम दो भागों में हमने देखा था कि जापान की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, जिस कारण से विदेशी राष्ट्र जापान से अपना व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे और 16वीं शताब्दी तक कई विदेशी कंपनियां, विदेशी राष्ट्र व्यापार के सिलसिले में जापान आते रहे थे। जापान उनका स्वागत करता था और व्यापार को प्रोत्साहन भी देता था। परंतु 17वीं शताब्दी के आते आते जापान की व्यापारिक नीति में बदलाव आया और जापान का द्वार विदेशी व्यापारिक कंपनियों के लिए बंद कर दिया गया। समय के साथ परिस्थितियां बदलते गई और पुनः कई राष्ट्र जापान का द्वार खोलने के लिए पुनः प्रयास करने लगे। अतः आज हम दो प्रमुख सवाल पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि 18वीं शताब्दी के आते आते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और जापान की राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, जिस कारण विदेशी राष्ट्र जापान का द्वार खोलने के लिए फिर प्रयास करने लगे थे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जापान का द्वार खोलने के लिए कौन कौन से देश प्रयत्नशील थे और किसके द्वारा जापान का द्वार खोल दिया गया। 17वीं शताब्दी तक जापान का द्वार विदेशी व्यापारियों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां एवं परिदृश्य में परिवर्तन आने लगा था। इस समय तक कई यूरोपीय राष्ट्र स्वतंत्र होते गए थे और साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए वे दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए ज्यादा प्रयत्नशील थे। इसी प्रयास में हम दो देश, रूस और अमेरिका का मूल्यांकन करेंगे, जो जापान का द्वार खोलने के लिए ज्यादा ही उत्तेजित थे। ये दोनों राष्ट्र अपनी साम्राज्यवादी विस्तार व्यापारिक नीति को विस्तार करने के लिए जापान का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे और इसी प्रयास से ये दोनों राष्ट्र जापान का द्वार खोलने के लिए अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की अपेक्षा ज्यादा प्रयत्नशील थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूस का प्रयास। रूस जापान का पड़ोसी देश था और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक जापान के सागर के आसपास के छोटे छोटे द्वीपों को लेकर जो मतभेद था, उनको जापान के साथ मिलकर सुलझाना चाहता था। ये जो मतभेद थे विशेषकर सखालिन द्वीप समूह, कामाछटका, कुराइल द्वीप समूह को लेकर ज्यादा बढ़ गई थी। रूस सर्बिया और अलास्का को अपना उपनिवेश बना लिया था। ये दोनों प्रदेश में खाद्यान्न की कमी रहती थी। वह जापान की मदद से यहाँ खाद्यान्न की आपूर्ति करना चाहता था, क्योंकि जापान इस समय तक चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर था और यदि कोई व्यापारिक समझौता हो जाता तो संभवतः अलास्का एवं सर्बिया के लोगों के लिए जापान से खाद्यान्न उपलब्ध किया जा सकता था। इसी उद्देश्य से उन्होंने जापान में एक अभियान भेजा। उस अभियान में उन्होंने यह बहाना बनाया कि जापान के कुछ नाविक जो रूस में फंस गए हैं, उन्हें वापस करना चाहता था। साथ ही साथ कुछ जापानी पानी जहाज जो रूसी सीमा पर फंसे हैं, उन्हें भी वापस करना चाहता था। परंतु जापान उनके सही उद्देश्य को जानता था। जापान यह जानता था कि रूस उनके साथ कूटनैतिक संबंध स्थापित करना चाहता है, परंतु जापान की नीति यह रही थी कि वह रूस के साथ कोई संबंध स्थापित करना नहीं चाहता था। अतः इस अभियान की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु रूस 1804 में एक दूसरा अभियान भेजा कि वह जापान के साथ एक व्यापारिक समझौता कर सके। इस समय रूसी पानी जहाज नागासाकी में कई महीनों तक लंगर डाले रुके हुए थी, लेकिन इस रूसी पानी जहाज या अभियान पर भी जापान के अफसर कोई ध्यान नहीं दिए और जापान के अधिकारियों ने यह निर्देश भी दे दिया
कि आगे वह इस प्रकार का मिशन ना भेजे। इस द्वितीय अभियान से रूस जरूर हतोत्साहित हुआ और करीब 48 सालों तक जापान में कोई दूसरा अभियान नहीं भेजा। परंतु 1852 में रूस ने एक तीसरा अभियान भेजा। यह एडमिरल पुतियातिन के नेतृत्व में भेजा गया था। एडमिरल पुतियातिन को शायद ये आशा था कि 4 दशक के बाद जापान की रुख में कुछ परिवर्तन होगा। इस समय एडमिरल पुतियातिन अपने साथ एक अधिकार पत्र भी ले आया था, जिसमें वह स्वयं व्यापारिक समझौता करने के लिए अधिकृत थे। अगस्त 1853 ईस्वी में एडमिरल पुतियातिन 4 पानी जहाज के साथ नागासाकी पहुंचे, लेकिन जब वे नागासाकी पहुंचे तो उसे मालूम चला कि वे पीछे पड़ गए हैं। इससे 1 महीना पहले ही अमेरिका का कॉमोडोर पेरी जापान पहुंच चुका था और उसने जापान का द्वार खोल लिया था। इस तरह हम देखते हैं कि यद्यपि रूस जापान का द्वार खोलने का प्रयास किया था, लेकिन इसका श्रेय अमेरिका को चला गया।